अब बात दिल्ली एनसीआर की हो जाए। सरगम, देखिए आप भी दिल्ली में ही रहती हैं और दिल्ली की जो अब पहचान है ना वो बदलने जा रही है। अब दिल्ली को लेक सिटी के तौर पर नई पहचान मिलने वाली है और इसकी शुरुआत द्वारका सेक्टर 16 से की गई है, जहां 7 एकड़ में एक नई झील बनाई गई है। लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। दिल्ली में 300 एकड़ पर ऐसी 26 झील और 380 वाटर बॉडी बनाने की जो योजना है उस पर लगातार काम जारी है। इससे न सिर्फ राजधानी को नई पहचान मिलेगी, बल्कि दिल वालों की, इस दिल्ली में रहने वालों को, लोगों को भी जो पानी की किल्लत है उससे अब जूझना नहीं पड़ेगा। उससे भी उनको छुटकारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, झीलों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने और उसे पानी पीने लायक बनाने के लिए तमाम फोकस किया जा रहा है। झीलों का शहर बनेगी दिल्ली। 26 झीलों के बनने से पानी की समस्या से निजात पाएगी राजधानी। ये गुड न्यूज दी है दिल्ली सरकार ने। दरअसल दिल्ली में पानी की समस्या से राहत मिले, इसके लिए सरकार इस दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। झीलों का जीर्णोद्धार कर उन्हें नए सिरे से तैयार किया जा रहा है और ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार राजधानी में 26 लेक और 380 वाटर बॉडीज बना रही है, जिससे दिल्ली को झीलों का शहर तो बनाया ही जाएगा, साथ ही साथ पानी की समस्या से भी निजात मिल पाएगी। इतना ही नहीं, एरेटर्स लगाकर झीलों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाया जाएगा, ताकि पानी को पीने लायक बनाया जा सके। दिल्ली के अंदर हम ये ट्राई कर रहे हैं कि जगह जगह जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आउटपुट है, ट्रीटेड वाटर है, उस ट्रीटेड वाटर को काफी साफ करके 10/10 प्योरिटी कहते हैं उसको, 10/10 प्योरिटी का करके, और उसके आसपास अगर हम लेक्स बना दें, जैसे अभी हमने देखा ये 2 लेक्स हैं, एक 7 एकड़ की और एक 4 एकड़ की। इन लेक्स के अंदर उस पानी को फिर हम डाल देते हैं। सीएम केजरीवाल ने इस संदर्भ में पप्पन कला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया। उन्होंने ये भी बताया कि 300 एकड़ क्षेत्र में सरकार 26 झीलों का निर्माण कराएगी। इसमें 230 MGD ट्रीटेड पानी डाला जाएगा। खुशखबरी ये भी है कि पप्पन कला झील के आधे किलोमीटर के दायरे में जमीन के नीचे पानी का स्तर 6.25 मीटर बढ़ गया है। ये पूरा का पूरा मॉडल हमारा जो है वो ये है कि जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी निकलता है, पहले तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स को और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है ताकि उसका पानी जो है पहली लेवल पे जो है फिल्टर्ड निकले। उसको बाद में एरेशन की वजह से और कई फ्लोटिंग वेटलैंड्स से इसका इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाता है और इसकी क्वालिटी और बेहतर बनाई जाती है, इसको और ज्यादा स्वच्छ बनाया जाता है। करीबन 1 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था और दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों ने बहुत ही मेहनत के साथ इस काम को अंजाम दिया है। और 7 एकड़ में ये सामने जो झील आप देख रहे हैं, ये पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो 4.5 एकड़ में एक और झील है और आप देख रहे हैं इसके अंदर ये खूबसूरत जो है प्लांट्स लगाए गए हैं और ये मशीनरी जो चल रही है, इसके माध्यम से इस झील के अंदर प्लांट्स के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ने का काम भी कर रहे हैं। दिल्ली में इस तरह की कुल 26 झीलें बनाई जा रही हैं, जिसमें से 16 कृत्रिम झीलें हैं। दिल्ली में 10 प्राकृतिक झीलें हैं, जिनका पानी पूरी तरह से सूख गया है। वहां अब सिर्फ गड्ढे ही रह गए हैं। दिल्ली सरकार इन झीलों में पानी भरकर उन्हें फिर से एक नया रूप देगी। वहीं कृत्रिम झीलों के अंदर कई वेटलैंड्स बनाए गए हैं। इस वजह से यहाँ कई तरह के पक्षी भी आ रहे हैं। इससे पूरा वातावरण बहुत ही सुंदर हो गया है। दिल्ली के माहौल के अंदर इस तरह का वातावरण मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिनों में जो नजदीकी आरओ प्लांट है, वहां पे ट्यूबवेल के जरिए पानी निकालकर आरओ प्लांट में पहुंचाया जाएगा। उसके बाद उस पानी को संरक्षित किया जाएगा और द्वारका और आसपास की जो इलाके हैं वहां पर पानी की सप्लाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम यहां पर व्यवस्थाएं हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दिल्ली में तमाम झीलों को यहां पर रिचार्ज करने का काम किया जा रहा है।
अब बात उन्नति के उत्सव की कर लेते हैं। दरअसल आईआईटी दिल्ली में 2 दिन तक नई नई तकनीक, नई डिवाइसेस का दीदार करने का मौका है। देश भर के आईआईटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर अपने नए इनोवेशन के साथ पहुंचे हैं, जिसमें नहीं बोल पाने वाले लोगों से लेकर किसानों तक की सुविधा वाली चीजें शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली में काफी चहल पहल है और इसकी वजह है यहाँ शुरू हुई उन्नति महोत्सव और एक्सपो। 2 दिनों के इस विशेष कार्यक्रम के लिए देश भर की आईआईटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर पहुंचे हैं, जो अपने खास इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को यहाँ पर पेश कर रहे हैं। ये है टॉकिंग ग्लव्स। जिन लोगों को बोलने में परेशानी हो या फिर यूं कहें जो बोल नहीं सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी उनके लिए बेहद काम की है। ये वो ग्लव्स हैं जिन्हें पहनकर वो जो भी कहना चाहते हैं वो उंगलियों के इशारों के जरिए बता सकते हैं। ये ग्लव्स उनकी बात को टेक्स्ट और ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ये काम कैसे करती है। तो इसमें फ्लेक्स सेंसर लगे हुए हैं, ये समझ जाते हैं हमने उंगली कितनी मोड़ी। तो हमारी मैपिंग्स है आवाजों की उंगली की पोजीशन से। तो जैसे अगर मेरे को कुछ कहना है तो मैं अपनी उंगली मोड़ूंगा, यहाँ पे हमारी मैपिंग है आर्डुइनो मेगा बोर्ड में। तो इसमें हमारी 430 से ज्यादा मैपिंग है, जिससे हमने सारी आवाजें मैप करी है उंगलियों की पोजीशन से। एक हाथ में मैं अपने मेरे क ख ग जैसे अक्षर है, दूसरे हाथ में अ आ ए ई। तो इनके भरोसे मैं कोई भी भाषा बोल सकता हूँ दुनिया की। और एक बार मैं अपने हाथ हिलाऊंगा, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ब्लूटूथ से टेक्स्ट जाता है मोबाइल के अंदर, जो ऑडियो जनरेट कर देता है। कि इसकी एक्यूरेसी अभी बना रहे हैं हम, अभी इसमें 3 लेवल है। लेकिन होता क्या है, इंसान इनएक्यूरेट है। तो ये हमारा डिवाइस तो एक्यूरेट है, इंसान की इनएक्यूरेसीज हमें संभालनी है। इंसान अगर उंगली हमने बोला कि इतनी मोड़ो, इंसान इतनी की जगह इतनी मोड़ेगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो उस पर हमारा काम चल रहा है। हम ये पूरी चिप ही बदल रहे हैं कि हम संभाल पाए कि इंसान की जो गलतियां हैं, जो गलतियां इंसान करता है, वो सीखते जाए हम इंसान की गलतियों के साथ। तो एक इंसान थोड़े टाइम इसे यूज करेगा, उसकी गलतियां बढ़ेंगी, लेकिन डिवाइस सीख जाएगा कि वो ये गलती करता है। डिवाइस सीख जाएगा तो फिर हम वो गलतियां मिनिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, अभी ये अपने प्रोटोटाइप आप ये देख रहे हैं, धीरे धीरे इसे और डेवलप होना है। और जैसे जैसे ये डेवलप होती जाएगी, जाहिर तौर पर जो लोग बोल नहीं सकते या फिर एक्सीडेंटली जिनकी आवाज चली जाती है, उनके लिए ये एक बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। ये स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस है। अब बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के इस खास डिवाइस को देखिए। ये स्मार्ट इरिगेशन डिवाइस किसानों की सुविधा के लिए है। सिंचाई के लिए उन्हें बार बार खेतों में जाना पड़ता है, लेकिन इस डिवाइस से उनकी ये परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि इससे पंप अपने आप चालू और बंद हो सकता है। बारिश से जब ये पानी आ जाता है हमारा जो फील्ड है वहाँ पे, तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए और उसको रोकने के लिए क्या होता है, हम लोग ये छोटा जाएगा है इसीलिए 2-3 सेंसर यूज किए हैं, जिसके जरिए में क्या होगा कि जब आपका मॉइस्चर लेवल ज्यादा हो गया है तब आपका मशीन जो पंप से पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा। अपने आप बंद हो। अगर मॉइस्चर ज्यादा भी हो गया है, मतलब मिट्टी को जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा हो गया है, तो पंप अपने आप बंद हो जाएगा। ये क्या होता है कि अलग अलग खेती के हिसाब से मॉइस्चर का लेवल अलग अलग होता है। आप एक पैनल है वहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। आपका सिर्फ छोटा सा एक जीएसएम फोन होना चाहिए और कुछ नहीं, ऐसा स्मार्टफोन का कोई जरूरत नहीं है। और क्या होगा, मानिए कि आपका एक बहुत गुरुत्वपूर्ण काम है, लेकिन उस दिन धूप भी ज्यादा है और आपको जरूरत है कि वहाँ पे आपका जो खेती है उसमें पानी देना है। तो जैसे आपने भी बताया, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आप आपका जो फोन है, फोन का स्विच ऑन करके इधर क्या कर सकते हैं, आपका जो पंप लगा हुआ है ऑलरेडी फील्ड में उसको आप ऑन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो सेंसर है वो पंप चलते चलते जब उसका मॉइस्चर लेवल कंप्लीट हो जाएगा या जितना जितना पानी चाहिए वो जब खत्म हो जाएगा, तब जाके आपका ये सिस्टम बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये सेंसर हैं, ये एक मिट्टी के अंदर होगा, एक मिट्टी के बाहर होगा, और मिट्टी को कितना पानी चाहिए, जो फसल आपने लगाई कितना पानी उसको चाहिए, उसके हिसाब से ये पंप को ऑन ऑफ करता रहेगा। किसान को जरूरी नहीं कि हर समय वो खेत में बैठा रहे। ये वो रोबोटिक बर्ड है जो कि पक्षियों से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाएगा। तमिलनाडु आईटी टीम अपने साथ इसे लेकर आई है।
छोटे पक्षी किसानों की फसल को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन वो चील या बाज जैसे बड़े पक्षियों से डरते हैं और इसीलिए इस रोबोटिक बर्ड को उसी बड़े आकार में बनाया गया है। टीम का दावा है कि इसके खेत में होने से छोटे पक्षी डर जाते हैं और वो फसलों के पास नहीं पहुंचते। तो देखिए, नई पीढ़ी, नई तकनीक और नए आविष्कार। दिल्ली में एक युवक की बहादुरी ने एक बड़ी वारदात होने से दिल्ली वालों को बचा लिया। दरअसल दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक युवक ने पहले तो धारदार हथियार से अपना गला काटने की कोशिश की, फिर पुलिस की पिस्टल से फायर करके इलाके में दहशत फैला दी। हालांकि युवक ने सब्र के साथ इस सिरफिरे पर काबू पाया और दिल्ली को दुर्घटना से बचा लिया। फायरिंग, छिपती पुलिस, इधर उधर भागते लोग, फिर एक युवक के साहस और हिम्मत के चंद लम्हे जिसने दिल्ली के शाहदरा में खून के छींटे रोक दी। अंकुर नाम के युवक ने, जो सभी की तरह बाजार में अपनी जरूरत के लिहाज से खड़ा था, उसने अपनी सूझबूझ से उस अनहोनी को रोक लिया जो अगले ही पल दिल्ली की सुर्खियां बन जाती। ये शाहदरा का वही नाथू चौक है जहां पर एक 29 साल के शख्स ने अपनी गर्दन रेत ली और उसके बाद पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर ओपन फायरिंग कर दी और उसके बाद अंकुर नाम के एक शख्स ने उस पर काबू पाया और उसको अस्पताल पहुंचाया। यही वो जगह, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ आपको एक पिंक बूथ नजर आएगा और यही वो पूरा इलाका है जहाँ से भागता भागता वो शख्स आया और उसके गले से खून भी बह रहा था, उसके हाथ में चाकू भी थी। न सिर्फ चाकू, इसके बाद उसने एक एएसआई के हाथ से पिस्टल छीनी और ओपन फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया था, लोग काफी डर गए थे क्योंकि आप ये पूरी लोकेलिटी देखेंगे तो यहाँ अच्छी खासी भीड़ है। राजधानी दिल्ली के शाहदरा में पड़ने वाले नाथू चौक पर हुई इस वारदात से हर कोई हिल गया। असल में यहाँ कृष्णा शेरवाल नाम के युवक ने पहले तो खुद को धारदार हथियार से जख्मी किया, फिर अचानक ही उसने पुलिस की पिस्टल छीनकर चलाना शुरू कर दिया। इस अंधाधुंध फायरिंग में चली गोलियों से बचने की जुगत में जनता भी दिखाई दी और पुलिस भी। हालांकि पास में खड़े अंकुर ने अपने ऊपर आए इस आफत को देखकर हौसला नहीं खोया। उसने उसी वक्त कृष्णा नाम के युवक को दबोच लिया, जिसके फौरन बाद बाकी लोग और पुलिस भी आ गए। इसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। ये दुर्घटना हुई थी, मैं ऐसे जा रहा था तो सामान वामान लेने, तो उसने एकदम से भाग दौड़ में ऐसा लगा कि यहाँ कोई फायरिंग वायरिंग, तो उन्होंने सर पुलिस वाले की पिस्टल छीनी मैम और फायरिंग करी। पहली दूसरी फायरिंग करते हुए मेरी तरफ आया तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी पर वो माना नहीं। उन्होंने जैसे हमला मेरे पे करने फायरिंग करने की स्टार्ट करी, मैंने उसके हाथ से छीन के पिस्टल उसे नीचे गिरा लिया और उसमें मेरा ये फोन भी था, ये डैमेज हो गया पूरा। और उसको मैंने नीचे गिरा लिया तो सर लोग आगे थे, सब लोग, उन्होंने मुझे मतलब पूरा सपोर्ट करा। उसके बाद उसको पब्लिक ने मारा भी बहुत वहाँ पे। उसके बाद फिर उनसे अस्पताल भी ले गए, एडमिट भी कराया उसे। तो उसने वहाँ पे अपनी गले में हाथ डालकर अपने आप को और इंजरी करी वहाँ पर। तो उसने उसके बाद उठकर बेड पे थे, एक बार मेरे पे हमला दोबारा करा। तो लगा थोड़ा सा उस टाइम के, अगर कोई ना कोई, अगर 2-4 लोग और होते तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। अंकुर की इस बहादुरी की कायल दिल्ली पुलिस भी हो गई। उसने खुद अंकुर को बुलाकर सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। अंकुर जैसे युवा मिसाल हैं उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी वारदातों, दुर्घटनाओं को कैमरे में कैद करने की होड़ में लग जाते हैं, न कि हालात से निपटने की हिम्मत दिखाने का। दिल्ली से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आत्मरक्षा की तकनीक अगर आपको आती है तो मुश्किल हालातों से आपको कभी भी डर नहीं लगेगा और जिंदगी में बिना रुके आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत जरूरी भी है। यही बात लड़कियों के साथ भी लागू होती है और यही वजह है कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें अपनी रक्षा खुद करने में सक्षम बनाने की पहल की है। ओडिशा सरकार ने सेल्फ डिफेंस को पढ़ाई लिखाई का एक हिस्सा बनाकर इसे शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर बड़ी तादाद में स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये मुश्किलों से लड़ना जानती है, ये जंग जीतना भी जानती है, शत्रु को पटखनी देने में सक्षम है। उन्हें बेबस, लाचार करने का गुर इन्होंने सीख लिया है। ये ओडिशा की बेटियां हैं जिन्होंने आत्मरक्षा का कवच पहन लिया है।
सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में लड़कियों को ट्रेन करने की ओडिशा सरकार की मुहिम रंग ला रही है। ओडिशा में अब तक 17 लाख से ज्यादा लड़कियां सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले चुकी हैं और इस खास मुहिम ने ओडिशा को दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। बड़ी तादाद में लड़कियों को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन करके ओडिशा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लड़कियों को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए ओडिशा सरकार ने साल 2013 में राज्य भर में कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की शुरुआत की थी और ये पहल इतनी कामयाब हुई कि दुनिया में एक रिकॉर्ड कायम हो गया। यहाँ से आत्मरक्षा के गुर सीखकर बाहर निकली लड़कियां अपने आस पड़ोस और परिवार की लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस सिखा रही हैं। उत्कट कराटे स्कूल के सचिव डॉक्टर हरिप्रसाद बताते हैं कि कराटे या सेल्फ डिफेंस को स्कूलों में सिर्फ एक एक्टिविटी क्लास तक नहीं समेटा जाना चाहिए, बल्कि इसकी मजबूत ट्रेनिंग बहुत जरूरी है ताकि लड़कियां वास्तव में सक्षम हो सकें हर मुश्किल हालात से लड़ने में और उबरने में भी। The only thing will help, that is hardcore training in self-defense and mental training and fitness training. These three things, if goes on, our girls will become really powerful, strong, healthy and confident. भुवनेश्वर के उत्कल कराटे स्कूल में आत्मरक्षा के गुर सीखती ये लड़कियां तैयार हो रही हैं जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए। इन लड़कियों ने बखूबी समझा है कि परेशानियां मानसिक हो या शारीरिक, ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इन्हें हर मुकाबले के लिए तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं सरगम की धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। आज उसी कश्मीर में एक बार फिर बाहर आ गई है। ट्यूलिप की रौनक घाटी की वादियों में ऐसी छाई है कि सब कुछ महका महका सा लग रहा है, क्योंकि श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन अब आम लोगों के लिए बाकायदा खोल दिया गया है। रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन उद्घाटन किया। श्रीनगर की मशहूर डल झील के किनारे बने इस ट्यूलिप गार्डन में 15 लाख से ज्यादा फूल हैं, जो इस वक्त पूरी घाटी को महका रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की है। यहाँ इन दिनों अलग अलग रंगों के ट्यूलिप के शानदार फूलों की बहार छाई हुई है। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन अब आम लोगों और सैलानियों के लिए खोल दिया गया है और यहाँ ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है, क्योंकि इन दिनों यहाँ ट्यूलिप के फूल पूरे शबाब पर है। सर्दियाँ खत्म होने के बाद बसंत के दरमियान गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही ट्यूलिप के फूल खिल जाते हैं। कश्मीर का वातावरण इन फूलों के लिए खास तौर से मुफीद होता है, लिहाजा इस सीजन में हर साल यहाँ इन फूलों के पौधे पूरे रंग और उभार में होते हैं। पहाड़ों की तलहटी में बने इस बाग में खिले ये फूल यहाँ खूबसूरती का बेहद अनोखा नजारा पेश करते हैं। इस मशहूर गार्डन में इस बार 16 लाख ट्यूलिप के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ ट्यूलिप की 68 अलग अलग किस्मों का दीदार किया जा सकता है। दरअसल यहाँ पर इन ट्यूलिपों को समझना भी बहुत जरूरी होगा। ट्यूलिप एक हिसास फूल है, दुनिया के कई देशों में उगाया जाता है, लेकिन जो कुदरती वातावरण इस फूल के लिए मिलना चाहिए मौसमी तौर से और हालात के तौर से, वो मात्र देश में कश्मीर में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुले में ट्यूलिपों को उगाया जाता है। ट्यूलिप फूल की अगर बात करें तो जितने इसमें रंग हैं उतना ही दिल को छूने वाला ये दिलकश फूल है और यही कारण है कि लोग हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते का इंतजार करते हैं ताकि वो ट्यूलिपों को खिलकर इन बागों में देखें। श्रीनगर का ये बाग स्थानीय लोगों के साथ साथ देश और विदेश के सैलानियों के लिए भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। पिछले साल 3,30,000 लोग इस गार्डन की सैर करने के लिए पहुंचे थे, जबकि माना जा रहा है कि इस बार अगले 10 दिनों में ही यहां आने वालों की तादाद 5 लाख तक पहुंच सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो 2 कदम आगे चलना भी पड़ता है।
अरुणाचल प्रदेश की एक शिक्षिका नगरुंग मीणा ने भी अपने राज्य के नाम से दूसरे सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का टैग हटाने की सोची और कदम बढ़ा दिया। लोगों की दोस्ती किताबों से कराने के लिए सड़कों पर ही लाइब्रेरी खोलना शुरू कर दिया और फिर स्कूल कैंपस में, ताकि बच्चों से बड़ों तक सब इन्हें पढ़ सके। और अब उनकी कोशिशें रंग लाने लगी हैं। लोग भी उनके इस मुहिम में साथ आ रहे हैं। ये कोशिश है बेहतर बदलाव की, कोशिश है लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाने की, और इस कोशिश के पीछे चाह है अरुणाचल प्रदेश के नाम से दूसरे सबसे कम साक्षरता वाले राज्य का टैग हटाने की। और इस चाहत को हकीकत में बदलने के लिए मोर्चा संभाला है नगरुंग मीणा ने, जो खुद भी पेशे से टीचर हैं। लोगों की किताबों से दोस्ती कराने निकली नगरुंग स्ट्रीट लाइब्रेरी को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि लोग आसानी से किताबों के करीब आ सकें। लेकिन हमारा मिशन है कि अरुणाचल में जो है वाइन शॉप से ज्यादा बुक स्टोर्स होना है, किताब होना है, क्योंकि हमारा बच्चा लोग जो है दिन रात ऐसे ही फालतू में घूमते रहता है, दारू पीता है, मोबाइल खेलता है, क्योंकि जानकारी नहीं होता है। तो हम जो ये आइडिया जो है मिजोरम का स्ट्रीट लाइब्रेरी से कॉपी किया था। हम लोग भी मिजोरम तो पता है ना कितना लिटरेट स्टेट है, सेकेंड लिटरेट स्टेट इन इंडिया आफ्टर केरला, नॉर्थ ईस्ट में सबसे एडवांस्ड है। तो हम लोग अरुणाचल जो है इंडिया में सेकेंड लास्ट में आता है। बिहार जो सबसे लास्ट है और हम लोग सेकेंड लास्ट है 29 स्टेट्स में से। सोच के देखिए तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग रीडिंग नहीं करता है तो हमारा पढ़ाई भी क्या होता है, रुक जाता है। नगरुंग बताती हैं कि कोरोना काल में सबसे पहले उन्हें स्ट्रीट लाइब्रेरी का ख्याल आया जब उन्होंने फेसबुक पर मिजोरम में एक स्ट्रीट लाइब्रेरी के बारे में जाना, और उन्होंने भी इससे प्रेरणा लेकर अरुणाचल प्रदेश में ऐसी पहल की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। पीएम मोदी तक ने मन की बात कार्यक्रम में उनके इस काम की सराहना की। फिर तो नगरुंग ने इसे मिशन ही बना लिया और राज्य के अलग अलग शहरों में जाकर सरकारी स्कूलों के बाहर इस तरह की छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाती हैं, जिसमें हर तरह की किताबें रखी जाती हैं। उनके इस काम में प्रशासन भी उनकी मदद करता है। उनका मानना है कि भले ही आज युवा पीढ़ी मोबाइल में पूरी दुनिया देख रही हो, लेकिन किताबों का अपना महत्व है। When we read, हमारा दिमाग जो है, ब्रेन जो है खुल जाता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गया है तो सब मोबाइल पे ही चिपका रहता है। मोबाइल में हम लोग जितना भी इंफॉर्मेशन देख ले वो जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब हम लोग रीडिंग करते हैं वो दिमाग में रह जाता है और हम लोग वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं एंड वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड्स एवरी डे। तो इट विल इनडायरेक्टली हेल्प आवर इम्प्रूव आवर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। एग्जाम में भी बहुत मदद आएगा। नगरुंग मीणा को उनके इस काम के लिए इसी महीने 9 मार्च को ईटानगर में महिला अचीवर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। नगरुंग बताती हैं कि पहले उनकी स्ट्रीट लाइब्रेरी में खुले में किताबों की रैक होती थी और पढ़ने के लिए एक बेंच, लेकिन जब किताबें चोरी होने लगी तो अब उन्हें स्कूल परिसर में लगाना पड़ता है। मीणा इस स्ट्रीट लाइब्रेरी की पहुंच अरुणाचल प्रदेश के हर गांव और कस्बे तक बनाना चाहती हैं। उनकी कोशिशें रंग भी लाने लगी हैं। अब लोग उनकी लाइब्रेरी के लिए किताबें दान कर रहे हैं, तो कुछ लोग किताबें खरीदने के लिए पैसों से भी मदद कर रहे हैं। पढ़ने वाले भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शिक्षा से जुड़ी एक और खबर आपको दे दें। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान बांटने का सबसे बढ़िया माध्यम होता है किताबें। गाजियाबाद में छात्रों की सहूलियत के लिए किताबों का एक अनोखा मेला लगा हुआ है। इस मेले में छात्र अपने सिलेबस की किताबें जो हैं उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं। पुरानी कक्षा की किताबें किसी और को देकर यहां से छात्र अपनी नई कक्षा की किताबें दे सकते हैं। ये एक्सचेंज सुविधा छात्रों के लिए पूरी तरीके से मुफ्त है। जब हम आपको और अब बात पाताल लोक वेब सीरीज से मशहूर हो चुके जुग्गी में रहने वाले आयुष की कर लेते हैं, जिसकी खबर गुड न्यूज टुडे पर देखने के बाद से उनकी मदद का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब जीडी गोइंका स्कूल ने आयुष को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। आयुष की कामयाबी की राह में ये एक नई कड़ी है। पाताल लोक वेब सीरीज में अभिनय से सुर्खियों में आए आयुष को अब शिक्षा की एक नई सौगात मिली है। गुड न्यूज टुडे ने मुफलिसी से उठकर कामयाबी का मुकाम हासिल करने वाले आयुष की कहानी को प्रमुखता से दिखाया था।
संघर्ष से सफलता की इस कहानी को देखकर जीडी गोयनका स्कूल ने आयुष को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है। चंद महीनों पहले आयुष की जिंदगी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही थी। कोरोना काल में पिता दुनिया छोड़कर चले गए। आयुष समेत 3 भाई बहनों की परवरिश की जिम्मेदारी अकेली मां ने संभाली। मुश्किल दौर में वॉइस ऑफ स्लम नाम के एक एनजीओ ने आयुष के परिवार की मदद की। इसी बीच पाताल लोक सीरीज में अभिनय के लिए आयुष को चुन लिया गया। इसके बाद रातों रात आयुष की जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। आयुष अब अपने दोस्तों और परिवारों में सभी की आंखों का तारा है। वो अब कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हर सीढ़ी पर मदद के नए हाथ उसे और सहारा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसे कई कार्य और व्यापार हैं जिनका चलन हाल के दिनों में कुछ दिनों में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। छोटे छोटे गांव और जिलों में भी लोग तरह तरह के व्यवसाय करके अपना खर्च चला रहे हैं। ऐसा ही नजारा है पंजाब के पठानकोट जिले में, जहां कई परिवार रेशम के कीड़ों से रेशम बनाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। देखिए, पंजाब का पठानकोट जिला इन दिनों चर्चा में है। कारण ये इस क्षेत्र में बढ़ता रेशम का व्यापार। दूर दूर तक फैले शहतूत की ये खेती सबूत है इस बात का कि पठानकोट में चल रहा रेशम के कीड़ों का व्यापार किस कदर फल फूल रहा है। पठानकोट जिले के कई परिवार रेशम के कीड़ों से रेशम बनाकर अपना गुजारा करते हैं। जब इन कीड़ों से रेशम का उत्पादन होता है तो कई राज्यों से आए हुए व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए आते हैं। इस व्यापार से किसानों को भारी मुनाफा होता है। इस व्यवसाय में पंजाब सरकार का सेरीकल्चर विभाग साल में 3 बार बाहरी राज्यों से रेशम कीट से सीड मंगवाता है। 15 दिनों तक इनकी देखभाल करने के बाद इन रेशम कीटों के रखरखाव के लिए किसानों को दे दिया जाता है, जिसके बाद ये रेशम कीट कोकून का उत्पादन करते हैं। इस 2 महीने की उपज को कई राज्यों के व्यापारियों को बेचकर किसान मोटा मुनाफा कमाते हैं। जहाँ पे दार ब्लॉक में रेशम कीट पालना का काम किया जाता है, पूरे पंजाब में से 80% जो काम किया जाता है सेरीकल्चर का, वो दार ब्लॉक में किया जाता है। फार्मर अपने 15 से 20 दिन में 35 से 40 केजी कोकून पैदावार करके तो उसमें से 30 से 35 हज़ार रुपये तक कमाई कर लेते हैं। जाहिर है कि रेशम कीट के इस पालन से न सिर्फ कई स्थानीय लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि ये कारोबार उनके परिवार की आय का भी साधन है। यही वजह है कि इन किसानों का पूरा परिवार मिलकर रेशम के कीड़ों को पालता है। इस सारे काम में सेरीकल्चर विभाग से भी काफी मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गाजियाबाद के एक डॉक्टर ने आर्मी के जवानों की सेवा का अनोखा तरीका निकाला है। पिछले 25 सालों से वो अपने क्लिनिक में जवानों और उनके परिवार वालों का मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। जवानों की सेवा का उन्होंने ये तरीका क्यों चुना, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के इस क्लिनिक में पिछले 25 वर्षों से फौजियों और उनके परिवार वालों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। क्लिनिक के मालिक डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी ने जवानों की सेवा के मकसद से यह अनूठा कदम उठाया है। जो आर्मी पर्सनल हैं वो अपना आई कार्ड दिखा के अंदर आते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। जय हिंद बोलते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो आते हैं, मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनका इलाज करने में बहुत अच्छा लगता है। और जब उनकी फैमिली उनको बताती है बॉर्डर पे कि आपके बाद भी हमारा उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जो आपके सामने दिया जा रहा था, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। फिर दरअसल डॉक्टर त्यागी भी पहले आर्मी में शामिल होना चाहते थे। पारिवारिक वजहों से आर्मी में जाने की ख्वाहिश पूरी न हुई तो उन्होंने जवानों की सेवा का दूसरा तरीका ढूंढ निकाला। 1988 में जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो उस वक्त मैंने सोचा कि आर्मी की सेवा करूंगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं आर्मी में नहीं जा पाया।
फिर मैंने कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश की कि कैसे मैं आर्मी की सेवा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कर सकता हूं। तो उनके यहाँ कैंप नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स में, हम ऑथराइज्ड नहीं है करने के लिए। तो हमने सोचा कि हम अपने अस्पताल के गेट पे एक बैनर लगा देते हैं कि जो भी आर्मी पर्सनल या उनके फैमिली मेंबर आएंगे उनको हम फ्री में इलाज करेंगे और फ्री में देखेंगे, रेस्पेक्टफुली, फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जीरो वेटिंग पे। अपने इस पहल से डॉक्टर त्यागी अब तक आर्मी के हजारों परिवारों की मदद कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे डॉक्टर भी आर्मी के जवानों की सेवा के लिए ऐसे कदम उठाएं। गाजियाबाद से नीतू झा, गुड न्यूज टुडे। एक और ऐसी शानदार खबर आपको दे दें। देखिए, जो शख्स 4 साल से बिस्तर पर था वो एक ही दिन में अपने पैरों पर चलने लगा और ये करिश्मा कर दिखाया दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में डॉक्टर्स ने। एक बहुत मुश्किल सर्जरी से ये मुमकिन हो सका। देखिए इलाज की आधुनिक तकनीक का ये कमाल। अपने कदमों पर चलना मोहम्मद आलम के लिए किसी सपने की हकीकत बनने जैसा है। पिछले 4 साल से वो बिस्तर पर ही रहने को मजबूर थे। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी बीमारी का पता लगाया और इलाज की शुरुआत की। ये बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें शरीर के जो मध्य भाग के जॉइंट्स होते हैं वो एक हो जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं और उसमें हड्डियां बन जाती हैं। तो इसको भी यही थी, तो इसका पूरी तरह से जो स्पाइन था वो एक हो गया था। करीब 7 घंटों की बेहद मुश्किल सर्जरी के बाद गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने मोहम्मद आलम को पैरों पर चलने के काबिल बना दिया। उन्हें दोनों हिप को एक साथ ही चेंज किया, क्योंकि इस तरह के हिप रिप्लेसमेंट में क्योंकि बोन बहुत ज्यादा बनी होती है अंदर और आपको मालूम नहीं होता कि हिप जॉइंट किधर पे है, तो ये सब चीजें करने के लिए काफी एक्यूरेसी और काफी टाइम चाहिए होता है। तो यूजुअली एक सिंगल हिप को करने में ही करीब 6-7 घंटा लग जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमारी पूरी टीम है तो हम इसको 7 घंटे में हम लोग दोनों हिप को ठीक करने में सफल रहे। और 7 घंटे के ऑपरेशन करने के में दोनों हिप्स को खोलने के बाद हमने अगले दिन ही पेशेंट को उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। ना मैं चल पाते थे, ना कोई काम, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, ना सही से बैठ पाते थे, ना खड़े हो पाते थे, तो झुक के होते थे। तो ये एक ऑपरेशन जब से हुआ है तो बैठ जाता हूँ, चल लेता हूँ और बस जो दिक्कत थी पहले वो अब नहीं है। आधुनिक तकनीक की मदद से डॉक्टरों ने मोहम्मद आलम की बरसों पुरानी परेशानी को खत्म कर दिया और जो शख्स 4 साल से बिस्तर पर पड़ा था वो एक ही दिन में अपने पैरों पर चलने लगा। नीतू झा, गुड न्यूज टुडे।